नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, उत्तर प्रदेश के चुनाव में कई मिथक टूटे हैं। जैसे मायावती अंबेडकरवादी से मनुवादी हो गए, बहुजन समाज पार्टी जय श्री राम बोलने लगी और हर हर महादेव बोलने लगी, मायावती त्रिशूल लेकर के सभा सम्मेलन में जाने लगी और प्रबुद्ध वर्ग ही उनका वोट बैंक हो गया और दलितों को, पिछड़ों को भूल गई। और अंततः प्रबुद्ध वर्ग को, ब्राह्मण वर्ग को भी वो टिकट न दे करके मुसलमानों को एक मुश्त टिकट दिया। और भी मिथक टूटे हैं। जैसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और प्रमुख अखिलेश यादव समाजवादी से अंबेडकरवादी हो गए। जब उन्हें लगा कि मायावती अंबेडकरवादी से मनुवादी हो गई है, तो इस मौके को उन्होंने लपक लिया और अंबेडकरवादियों को, बुद्धिस्टों को अपने पाले में करने के लिए एक चाल चली और उस चाल में काफी हद तक कामयाब भी हैं। आज बहुत से अंबेडकरवादी, बहुत से बुद्धिस्ट जो पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, वे समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं, वैचारिक रूप से भी और पार्टी में भी। और जो फ्लोटिंग वोट होता है, हर पार्टियों का फ्लोटिंग वोट होता है, उसमें बताया जाता है कि 20 से 25% फ्लोटिंग वोट होते हैं। फ्लोटिंग वोट का मतलब होता है कि हवा देख करके वोट देना। तो बहुजन समाज पार्टी का फ्लोटिंग वोट जो हवा देख रहा है, जो महसूस कर रहा है, जो माहौल देख रहा है, वो समाजवादी के पक्ष में जा रहा है। और दूसरे अंबेडकरवाद को अपना लिया है अखिलेश ने, इसलिए भी अखिलेश का पलड़ा भारी होने जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी का तो कहीं नामो निशान भी नहीं है। और एक बात और गौर करने की है कि आज ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी अभी परिदृश्य से गायब नहीं है और बहुजन समाज पार्टी एक त्रिकोणीय संघर्ष में है और वह मुसलमानों का वोट लेकर के एक मुश्त आ रही है और उसकी भारी जीत होने जा रही है। साथियों, अपनी पार्टी का प्रचार करते हुए तो हर पार्टी को देखा जाता है, लेकिन अगर देश का गृह मंत्री बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करे तो इससे क्या कहा जा सकता है? इसे यही कहा जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बहुजन समाज पार्टी और मायावती को कहा जाता है, उसमें सच्चाई है। और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही मायावती ने अधिक सीटें मुसलमानों को दी है पूरे प्रदेश में। उनके एजेंडे में कभी मुस्लिम नहीं होते थे, कभी ब्राह्मण नहीं होते थे, सिर्फ बहुजन और बहुजन समाज के लोग होते थे, अंबेडकरवादी, बुद्धिस्ट होते थे। लेकिन अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रह गई है। मायावती अब वो मायावती नहीं रह गई है, काशी राम की शिष्या नहीं रह गई है, बल्कि अमित शाह के उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतली हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर और खौफ से, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की डर से मायावती शेरनी से चूहिया हो गई। तो क्या मायावती के घटते कद से समाजवादी का कट बढ़ रहा है? क्या मायावती की जमीन खिसक रही है तो समाजवादियों की जमीन मजबूत हो रही है? बिल्कुल हो रही है। और बहुत से जाटों को छोड़ करके बहुत से मतदाता जो दूसरे जाति से आते हैं, कोरी हैं, बुनकर हैं, वाल्मीकि हैं, पासी हैं, बहुत से कैटेगरी है अनुसूचित जातियों में भी, तो दूसरी कैटेगरी के लोग एक मुश्त समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर चुके हैं और उनके फ्लोटिंग वोट समाजवादी को जिताने की
फिराक में, और मायावती का समर्थन अगर अमित शाह कर रहे हैं और मुस्लिम वोट लाने की बात कह रहे हैं, तो इसका यही अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिमों का एक भी वोट नहीं मिलने वाला है। अब वे बाईपास मायावती के जरिए मुस्लिम वोट समेटना चाहते हैं और मुस्लिम वोट से अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इतना बौखला गई है, अंदर से टूट गई है कि उसकी भाषा बदल गई है, गाली गलौज की भाषा आ गई है, भड़काऊ भाषा आ गई है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी के प्रतीक चुनाव चिन्ह साइकिल के ऊपर हमला करते हैं, समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला करते हैं और अखिलेश यादव के ऊपर हमला करते हैं और उन्हें देशद्रोही ही नहीं बल्कि आतंकी कहते हैं, आतंकवादियों से जोड़ते हैं, बम ब्लास्ट से जोड़ते हैं। इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई भी फार्मूला नहीं रह गया है चुनाव जीतने के लिए। वे एक छद्म राष्ट्रवाद और एक भड़काऊ भाषण देकर के हिंदू मतों को अपने पक्ष में करने के लिए और मुसलमानों से मुलायम और अखिलेश को जोड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की इनकी जितनी भी कोशिशें अभी तक हुई हैं, सब की सब फ्लॉप हो गई हैं। चाहे वो कैराना का मामला हो, कैराना में पहुंच करके अमित शाह ने क्या कहा, योगी ने क्या कहा और भारतीय जनता पार्टी के छोट भैये बड़ भैये जितने भी नेता हैं उन्होंने क्या कहा, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जिन्ना और गन्ना की बातें कितनी उछाली गई हैं और कितना भद्द पीटने का काम किया है समाजवादियों का, यह भी आपसे छुपा नहीं है। और जिस तरह से पर्सनल अटैक किया जा रहा है समाजवादियों पर, खास करके अखिलेश के ऊपर, और उन्हें परिवारवादी कहा जा रहा है, उन्हें तमंचाधारी कहा जा रहा है, उन्हें माफिया कहा जा रहा है, माफियों का सरगना कहा जा रहा है। और यह डर दिखाया जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी जीत करके आती है तो फिर से भारत में आतंकवाद बढ़ जाएगा और भारत में हर जगह मुस्लिम का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा और कठमुल्लों की पार्टी बनकर के ये पूरे देश को कठमुल्ला बनाने का काम करेगी और देश का इस्लामीकरण करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखलाई हुई है कि उसके पास विकास के मुद्दे तो है नहीं और उसके पास जीतने के कोई लोकतांत्रिक फार्मूले तो है नहीं। अब वह साइकिल पर अटैक कर रही है और कभी कांग्रेस के परिवारवाद पर, कभी अखिलेश के परिवारवाद पर चोट कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में कितने आतंकवादी, कितने परिवारवादी बैठे हुए हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। जितने भी मंत्री हैं इसमें से अधिकांश के बेटे विधायक हैं या राजनीति में है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। चाहे वो टैनी हो, चाहे वो राजनाथ हो, चाहे दूसरे मंत्री हो, सबके बेटे भारतीय जनता पार्टी में है। और अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का चेयरमैन है। तो परिवारवाद कहां नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में भी है, समाजवादियों में भी है, कांग्रेसियों में भी है, बसपाइयों में भी है, हर जगह परिवारवाद हावी है। तो क्यों किसी एक पार्टी के ऊपर निशाना साधा जा रहा है? और अगर निशाना साधा जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास जनता के बीच में बोलने के लिए कुछ भी नहीं है और जनता को सब्जबाग दिखाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जितने सब्जबाग आपने दिखाए थे, जितने जुमले आपने बोले थे, सबके सब फ्लॉप हो चुके हैं और एक भी जुमला, एक भी सब्जबाग, एक भी लोक लुभावन नारे आपके आज की घड़ी में सुनाई नहीं देते फिर से दोबारा। चाहे वे अच्छे दिन आएंगे, चाहे वे 15 लाख की बात हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी बनाएंगे, चाहे वो बुलेट ट्रेन चलाएंगे, इनमें से एक भी जुमला अगर आप इस समय सुनते हो तो कहें बिल्कुल नहीं सुनते हैं और न कभी सुनेंगे। नए नए जुमले, नए नए फार्मूले, नए नए झूठ इजाद किए जा रहे हैं और उसी झूठ की बिना पर और एक राष्ट्रीय पाखंड के आधार पर धर्म को हथकंडा बना करके चुनाव लड़ने की जो जुगत भिड़ाई जा रही है, इसे भी जनता ने अच्छी तरह से परख लिया है और समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास
कोई भी चारा नहीं रह गया है अब चुनाव जीतने के लिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को हिंदुत्व का प्रयोगशाला माना जाता है और यह कहा जाता है कि संघ की चलती है उत्तर प्रदेश में, और संघ के लाखों स्वयंसेवक इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश में टहल रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं, झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं, झूठी बातें बता रहे हैं। उनका कहना है, दो चार मैंने सुना है कि किस तरह से पटा रहे हैं, महंगाई को छोड़ो, महंगाई तो पर काबू कर लिया जाएगा, कोरोना तो चला गया, कोरोना अब लौट करके आने वाला नहीं है। रोजगार की बात भी छोड़ो, क्योंकि रोजगार तो जब हमारी सरकार बन जाएगी तो फिर से रोजगार दिया जाएगा, 11 लाख पद हैं वो भरे जाएंगे, बाकी निजी क्षेत्रों में रोजगार दिया जाएगा, रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी। इस तरह से लोगों को बरगलाया जा रहा है और झूठे सब्जबाज दिखाए जा रहे हैं। और देखिए राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और कौन बना रहा है, योगी और मोदी बना रहे हैं। तो इस तरह से आवारा पशुओं की बात छोड़िए, आवारा पशुओं को तो एक दिन में कंट्रोल कर लिया जाएगा, बस सरकार बन जाने दीजिए, उसके बाद देखिए कि एक हफ्ते के अंदर आवारा पशुओं का इंतजाम हो जाएगा और उन्हें या तो दूसरे राज्यों में भेज दिया जाएगा और या तो जो है पशुशालाओं में रखा जाएगा। तो इस तरह का प्रचार चल रहा है, लेकिन जनता, मतदाता उन्हें बुरी तरह से अपने गांव से निकाल करके बाहर कर रहे हैं, उसी तरह से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का खदेड़ा हो रहा है। न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खदेड़ा हुआ है, बल्कि बरेली के क्षेत्र में रुहेलखंड जिसे कहा जाता है, यहां पर खदेड़ा हुआ था और बड़े पैमाने पर खदेड़ा हुआ था। बुंदेलखंड के क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा हुआ था, उसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी खदेड़ा हुआ था और खदेड़ा अभी भी हो रहा है। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, छुटभइये नेताओं का खदेड़ा हो रहा है, बल्कि आरएसएस के प्रचारक, लगभग 3 लाख प्रचारक जो घूम रहे हैं, उनका भी खदेड़ा हो रहा है और कोई भी उनकी बात सुनने के लिए राजी नहीं हो रहा है। न किसान, न बेरोजगार, न कोरोना पीड़ित, न महंगाई के मारे लोग, कोई भी आरएसएस के प्रचारकों की आवाज, उनकी बात, उनके चाल चरित्र, चेहरे को देखने और सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बुरी तरह से बौखलाई हुई है, क्योंकि उसके स्वयंसेवक को का खदेड़ा हो रहा है, नेताओं का खदेड़ा हो रहा है, कुर्सियां हर जगह, हर रैली में, हर जगह खाली दिखाई दे रही हैं और उन कुर्सियों को लेकर के अमित शाह कुछ बोलते हैं, कैमरा बंद कर दो। आपने सुना होगा वीडियो में कि कैमरा रहेगा तो कुर्सियां दिखाई दे जाएंगी, इसलिए वो कैमरा बंद कराने की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से न सिर्फ कुर्सियां खाली हैं, बल्कि इनके चेहरे पर जो हवाइयां उड़ रही हैं, इनके चेहरे पर जो बौखलाहट दिखाई दे रहा है, इनका जो बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रहा है, इनकी जो अभद्र भाषा दिखाई दे रही है, इनकी जो गाली गलौज की बातें सुनाई दे रही हैं, उससे क्या आप समझते हैं? उससे यही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार रही है और समाजवादियों की जीत हो रही है। दोस्तों, ये सिर्फ राजनीतिक चुनाव नहीं है, बल्कि अब ये राजनीतिक चुनाव तो वो होता है जिसमें 2 पार्टियों की लड़ाई होती है। ये तो अब जनता से और बीजेपी से, मतलब दक्षिण पंथ से, कट्टर पंथ से, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले सांप्रदायिक तत्वों से और जनता से हो रही है, मतदाताओं से हो रही है। समाजवादी पार्टी तो एक मोहरा है, इन दोनों के बीच की एक कड़ी है। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह और धर्म सिंह सैनी आदि 15 से अधिक मंत्री और विधायक टूट करके जो पिछड़ी जातियों के थे, एक बारगी जब आते हैं तो उसी दिन से समझ लीजिए कि यह चुनाव अगड़ा और पिछड़ा का हो गया। सिर्फ राजनीतिक चुनाव नहीं, बल्कि यह सामाजिक ध्रुवीकरण का भी चुनाव हो गया है। और अगड़ा और पिछड़ा मतलब सवर्णवाद और पिछड़ावाद की लड़ाई हो रही है आज की तिथि में उत्तर प्रदेश में। और इस सवर्णवाद में
और इस ब्राह्मणवाद में और सवर्णवाद और ब्राह्मणवाद का ही पूरक है, अलग से नहीं है। ब्राह्मणवादी सवर्णवादी है, सवर्णवादी ब्राह्मणवादी है। तो चाहे सवर्णवाद कहिए या चाहे ब्राह्मणवाद कहिए, बात एक ही होती है। तो हमारा यह कहना है कि अभी ये लड़ाई सवर्णवाद और पिछड़ावाद से हो रही है, और उसी पिछड़ावाद में अंबेडकरवाद भी शामिल है। जो दलित आंदोलन है वो अंबेडकरवाद पर आधारित है। दलित आंदोलन की मुख्य पुरोधा जो मानी जाती थी काशीराम की शिष्या मायावती दूर दूर तक चुनाव में नजर नहीं आ रही हैं। अगर अमित शाह के दूरबीन से देखा जाए तो शायद वे उत्तर प्रदेश में ही नहीं नजर आ रही हैं। लखनऊ की तो बात छोड़िए, लखनऊ तक तो सोच भी नहीं सकती हैं कि लखनऊ तक उन्हें पहुंचना है। तो इस तरह से अभी ये दलितों, पिछड़ों और सवर्णों, ऊंची जातियों की लड़ाई बन चुका है उत्तर प्रदेश का चुनाव। और इस लड़ाई में जो जीतेगा उसी का उत्तर प्रदेश होगा, और जिसका उत्तर प्रदेश होगा उसी का देश भी होगा 2024 में। मतलब साफ है हमारा कहने का कि पिछड़ावाद और अगड़ावाद की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को तो खो ही रही है, देश को भी खो रही है। और देश की कुर्सी पर भी कोई पिछड़ा ही बैठेगा अगली बार, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है। और जो फर्जी पिछड़ा बने हुए हैं प्रधानमंत्री जी, ये पिछड़ा नहीं है। इन्होंने पिछड़ी जातियों में बाद में अपना नाम डलवाया है। उस समय जब इन्होंने ये बिहार में बोला था कि हम भी तो पिछड़ी जाति के हैं, उसी समय इन्होंने गुजरात में सामान्य की लिस्ट से पिछड़ी जाति की लिस्ट में अपना नाम डलवाया था। और ये सब काम करने में उन्हें 1 मिनट का खेल है। डिग्री नहीं बनवा लेना, फर्जी डिग्री बनवा लेना, अपना अगड़ा से पिछड़ा, पिछड़ा से अगड़ा बन जाना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आदमी हो करके राष्ट्रवादी बन जाना और धार्मिक उन्माद फैलाने वाला बन जाना। ये कब क्या बन जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आज ये कुछ है, कल कुछ होंगे, परसों कुछ होंगे। इनके बात पर, इनके वादों पर, इनके संकल्पों पर, इनके नारों पर, इनके घोषणाओं पर कभी नहीं जाना चाहिए अब इस देश की जनता को। क्योंकि इस देश की जनता अच्छी तरह से समझ गई है कि मोदी जी क्या बन करके आए थे और मोदी जी आज क्या बन गए हैं। 2014, 2017, 2019 के मोदी जी नहीं रह गए हैं और 2017 के योगी भी नहीं रह गए हैं, बल्कि अब ये पूरी तरह से आरएसएस के कार्यकर्ता और ब्राह्मणवादी विचारधारा, हिंदूवादी विचारधारा, हिंदूवादी सोच और हिंदुस्तान को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच वाले नुमाइंदे बन गए हैं। और इन नुमाइंदों की असलियत, इनका चाल चरित्र, चेहरा हर कोई समझ रहा है, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, चाहे वो अगड़ी जाति का हो, चाहे वो दलित जाति का। अगड़ी जातियों में भी ब्राह्मण समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ईश्वर को नहीं मानते हैं, धार्मिक पाखंड को नहीं मानते हैं, अंधविश्वास को नहीं मानते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी को उठा करके देख लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी में अधिकांश ब्राह्मण ही हैं और सब के सब नास्तिक हैं और पाखंड विहीन हैं। इसी तरह से बहुत से प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, बहुत से वकील हैं, बुद्धिजीवी हैं जो ब्राह्मण तो हैं लेकिन इंसान पहले हैं, ब्राह्मण बाद में। तो मोदी जी ने और योगी जी ने न सिर्फ पिछड़ी जातियों का दिल दुखाया है, दलितों का दिल दुखाया है और मुसलमानों का तो हद से ज्यादा दुखाया है, अल्पसंख्यकों का हद से ज्यादा दुखाया है। वे तो इनके जानी दुश्मन है, नंबर 1 दुश्मन है। अगर कोई योगी और मोदी के सबसे बड़े दुश्मन है तो वो मुसलमान है। और मुसलमानों को इस देश से बाहर करने के लिए इन्होंने क्या क्या षड्यंत्र किया। CAA NRC लाया और आए दिन आतंकवादी बता करके मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है, कभी हिजाब के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर, और तमाम सारे ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं और इन्हें बदनाम करने की साजिश और षड्यंत्र रचा जाता है। इन्हें मार डालने, काट डालने की बात कही जाती है। और उस मार डालने, काट डालने की वाली बात जो है वो साधु संतों का अपना निजी मामला नहीं था, इनके द्वारा आयोजित किया गया था। इन्होंने ऐसा कराया था कहने के लिए
इसीलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। और अगर कोई दूसरे समाज का, दूसरी जात का आदमी ऐसा कहता या आरएसएस के खिलाफ इस तरह की बातें करता या कट्टरपंथी हिंदू कट्टरपंथियों, हिंदू आतंकवादियों के खिलाफ कोई ऐसी बात करता तो आज वो जेल में सड़ता होता। लेकिन जितने इनके संत महात्मा मार डालने, काट डालने की बात कही थी, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी मार डालने, काट डालने की बात कही थी हिंदू युवा वाहिनी ने, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो साथियों, क्या कहा जाए, अब जो इस समय चल रहा है इसमें आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। उत्तर प्रदेश में हर किसान, कोई भी ऐसा किसान नहीं होगा जिसके खेत को आवारा पशु न चर जाते हों। और उसके लिए प्रधानमंत्री ने सब जवाब अब दिखाया है कि 10 मार्च के बाद व्यवस्था की जाएगी। अभी तक व्यवस्था क्यों नहीं किया था? अभी तक जानवरों से क्यों नहीं रक्षा किया था किसानों के खेतों की? तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी चक्रव्यूह में फंस गई है और इसे सोचने में भी नहीं आ रहा है और इसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। इसकी मंजिल अंधेरों में डूब गई है और दूर दूर तक इसे रोशनी नहीं नजर आ रही है। इस तरह से इनकी बौखलाहट सामने आना और साइकिल को आतंकवादी कहना, अखिलेश को आतंकवादी कहना, परिवारवादी कहना, तमंचाधारी कहना, हिंदू विरोधी कहना, इनकी एक जरूरत बन गई है और उस जरूरत को आम मतदाता, आम प्रदेशवासी समझ रहा है और उसी समझदारी के हिसाब से वोट दिया जा रहा है और अगले चरणों में भी वोट दिया जाएगा। जो 3 चरण हो चुके हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार है, ऐसा इनके चेहरे से, इनके बॉडी लैंग्वेज से अनुमान लगाया जा सकता है। इनकी कथनी और करनी पर नहीं जाइए। ये तो कह रहे हैं कि हम 300 ने क्या 403 सीटें हैं तो हम पूरा का पूरा जीत लेंगे, लेकिन इनकी हवाइयां कैसे उड़ रही हैं, इनकी भाषा कैसे बदली हुई है और इनकी सोच कैसी है और इनकी समाज को तोड़ने, लोकतंत्र को नष्ट करने, देश को बेचने की नियति कैसी है, इनका चाल चरित्र, चेहरा कैसा है, इसको देख करके वोट दीजिएगा उत्तर प्रदेश के निवासियों। और ऐसी सांप्रदायिक शक्तियों के फिर से सिर न उठाने पाए, इसके लिए पुख्ता इंतजाम करना है। और जिस तरह से ये राजनीतिक बियावान या राजनीतिक वनवास में 1980 से लेकर के 2000 तक, लगभग 2000 तक रही हैं, उसी रास्ते पर, उसी जगह इनको फिर से वापस कर देना है और इनको सत्ता से बिल्कुल बेदखल करना है। और एक बहुजन समाज की, जिसमें कि पिछड़े हों, अगड़े हों, दलित हों, अल्पसंख्यक हों, साझा संस्कृति हो, साझा संस्कृति के लोग हों, सभी धर्मों के लोग